पहला हिस्सा लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल तरीके, पार्ट 2 लोगों के साथ व्यवहार का बड़ा रहस्य। इस धरती पर किसी से कोई काम कराने का एक ही तरीका है। क्या आप कभी यह सोचने के लिए रुके हैं? हाँ, सिर्फ एक ही तरीका, और वह है उस इंसान में उस काम को करने की इच्छा जगाना। याद रखिए, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, वैसे आप किसी पर रिवॉल्वर तान कर भी उसे उसकी घड़ी देने पर मजबूर कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को सहायता करने पर मजबूर कर सकते हैं, जब तक आप पीछे ना मुड़ जाएं। उनको नौकरी से निकालने की धमकी देकर, आप किसी बच्चे से डांट कर या थप्पड़ मारकर जो भी कराना चाहें करा सकते हैं, पर इन तरीकों के ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। मैं आपसे कोई काम तभी करा सकता हूं जब मैं आपको वह दूं जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जो भी हम चाहते हैं उसके पीछे सिर्फ 2 प्रयोजन होते हैं, सेक्स की इच्छा और महान बनने की इच्छा। जॉन डेवी, अमेरिका के सबसे महान दार्शनिकों में से एक, ने इसे कुछ अलग शब्दों में बताया है। डॉक्टर डेवी ने कहा है कि इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण होने की इच्छा। इस मुहावरे को याद रखें, महत्वपूर्ण होने की इच्छा। यह जरूरी है, इसे आप इस किताब में कई बार पढ़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? कई चीजें नहीं, बल्कि कुछ चीजों को आप चाहते हैं, और आपकी गहरी इच्छा है कि वे आपको जरूर मिले। अधिकतर लोगों द्वारा चाही जाने वाली कुछ चीजें: पहला, सेहत और जीवन की सुरक्षा; दूसरा, भोजन; तीसरा, नींद; चौथा, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें; पांचवा, आगे का जीवन; छठा, सेक्स की इच्छा पूर्ति; सातवां, अपने बच्चों का भला; आठवां, महत्वपूर्ण होने का एहसास। इसमें लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, एक के अलावा। सिर्फ एक अभिलाषा है जो भोजन या नींद की इच्छा जितनी गहरी और अनिवार्य है, जो शायद ही पूरी होती है। इसे फ्रायड महान होने की इच्छा कहते हैं, इसे डेविड महत्वपूर्ण होने की इच्छा कहते हैं। लिंकन ने एक पत्र को शुरू करते हुए कहा था, तारीफ सभी को पसंद है। विलियम जेम्स ने कहा था, इंसानी स्वभाव में सबसे गहरा सिद्धांत प्रशंसा की तड़प है। उन्होंने ध्यान रहे प्रशंसा की इच्छा या अभिलाषा या कामना के बारे में नहीं कहा, उन्होंने प्रशंसा की तड़प कहा। यह एक कभी न कम होने वाली इंसानी भूख है, और जो भी विराल इंसान दिल की इस भूख को ईमानदारी से संतुष्ट करेगा, वह लोगों को मुट्ठी में रखेगा, और उसकी मृत्यु पर तो यमराज को भी दुख होगा। महत्वपूर्ण होने की इच्छा इंसानों और जानवरों के बीच एक मुख्य अंतर है। विस्तार से बताऊंगा तो जब मैं मिसूरी में खेत में काम करने वाला लड़का था, मेरे पिता ड्यूरोक जर्सी सुअर और सफेद चेहरे वाले मावेशी पालते थे। हम मध्य पश्चिम में अपने सुअर और सफेद चेहरे वाले मावेशी गाँव के मेलों में ले जाते थे। हम अक्सर प्रथम पुरस्कार ले आते थे। मेरे पिता नीले रिबन एक सफेद कपड़े पर लगाते थे, और जब दोस्त या अन्य लोग हमारे घर आते थे, वे उस सफेद कपड़े को निकालते थे। वे दोनों छोरों को पकड़कर उन सारे नीले रिबनों को दिखाते थे। उन रिबनों से सुअरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे पिता को पड़ता था। ये पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास देते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण दिखने की ललक न होती तो सभ्यताएं कभी नहीं बन पाती। उसके बिना हम जानवर सरीखे होते। यह महत्वपूर्ण दिखने का एहसास ही था जिसने एक अशिक्षित गरीब किराने के क्लर्क को कानून की उन किताबों को पढ़ने पर बाध्य किया जो उसे एक बरैले के नीचे मिली थी, और जिसे उसने 50 सेंट में खरीदा था। आपने शायद उस किराने के क्लर्क का नाम सुना होगा, उसका नाम था लिंकन। महत्वपूर्ण दिखने के एहसास ने ही डिकेंस को अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी इच्छा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थर में अपनी सिफनियों को डिजाइन करने की प्रेरणा दी। इसी इच्छा ने रॉकफेलर को करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की वजह दी, भले ही वे उसे कभी खर्च नहीं कर पाए। और यही वह इच्छा है जो आपके शहर के सबसे अमीर इंसान को अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा घर बनाने के लिए बाध्य करती है। यही इच्छा आपको लेटेस्ट स्टाइल पहनने, लेटेस्ट कारें चला, अपने प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बात करने के लिए बाध्य करती है। यही इच्छा कई लड़कों और लड़कियों को अपराधियों के संगठन में जाने और अपराध करने पर मजबूर करती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी के अनुसार एक औसत युवा अपराधी अहम से भरा होता है, और वह गिरफ्तार होने के बाद उसका पहला निवेदन होता है कि अखबार उसे नायक के रूप में प्रस्तुत करे। जेल में बिताए जाने वाले समय की परेशानियां उसे नहीं दिखती, क्योंकि वह प्रसिद्ध खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों, टीवी सितारों और नेताओं के साथ अखबार में अपनी फोटो छपने की खुशी में डूबा होता है। अगर आप मुझे यह बताएं कि किस चीज से आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है, तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं। यही आपका चरित्र निर्धारित करता है। यह आपके बारे में सबसे जरूरी चीज है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को यह एहसास चीन के पिकिंग में उन लाखों गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा देने से मिलता था, जिनसे वे कभी मिले भी नहीं थे।
दूसरी तरफ डिलिंजर को यह एहसास एक डाकू, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में मिलता था। जब FBI के एजेंट उसका पीछा कर रहे थे, वह मिनेसोटा में एक फार्म हाउस में घुस गया और चिल्लाया, मैं डिलिंजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि उसे पब्लिक का नंबर 1 दुश्मन माना जाता है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर मैं डिलिंजर हूँ, उसने कहा। हाँ, रॉकफेलर और डिलिंजर में एक बड़ा अंतर इस बात का है कि वे कैसे महत्वपूर्ण होने का एहसास चाहते थे। इतिहास ऐसे शानदार उदाहरणों से भरा पड़ा है जब प्रसिद्ध लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए संघर्ष कर रहे थे। जॉर्ज वाशिंगटन माननीय यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस की इच्छा थी कि उसे महासागर का एडमिरल और इंडिया का वायसराय कहा जाए। कैथरीन द ग्रेट उन चिट्ठियों को नहीं पढ़ती थी जिनमें उन्हें माननीय महारानी कहकर नहीं संबोधित किया गया हो, और श्रीमती लिंकन व्हाइट हाउस में श्रीमती ग्रांट पर भड़क पड़ी और चिल्ला उठी, जब तक मैं बैठने को ना कहूं तुम्हें बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हमारे करोड़पतियों ने एडमिरल बायर्ड के अंटार्कटिक मिशन में यह सोचकर पैसा लगाया कि बर्फीली पहाड़ियों का नाम उनके नामों पर रखा जाएगा, और विक्टर ह्यूगो को दिली इच्छा थी कि पेरिस का नया नाम उनके सम्मान में रखा जाए। शेक्सपियर ने भी, जिनकी शक्ति बेपनाह थी, अपने परिवार के लिए एक शाही कोट मंगाकर अपने नाम में चमक लाने की कोशिश की थी। कई बार लोग सहानुभूति और ध्यान पाने के लिए, महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए बेतुकी चीजें कर बैठते हैं। श्रीमती मैककिनले का उदाहरण लें। महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए उन्होंने अपने पति अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के जरूरी काम छोड़ने को कहा ताकि वे उनके बिस्तर के पास बैठे रहें और अपनी बाहों में उन्हें सुलाने की कोशिश करते रहें। उन्होंने अपने दांत का इलाज कराते समय पति को पास बैठाकर ध्यान देने की इच्छा पूरी की, और एक बार वे गुस्से में उबल पड़ी जब उनके पति को राज सचिव जॉन हे से मिलने के लिए उन्हें डेंटिस्ट के पास अकेले छोड़कर जाना पड़ा। लेखिका मेरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक बार एक ऐसी तेज तर्रार जीवंत युवती के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए असक्त हो गई। एक दिन श्रीमती राइनहार्ट ने कहा, इस युवती को किसी चीज से नजर मिलानी पड़ी। वह थी उसकी उम्र। जिंदगी के अकेलेपन से भरे दिन उसके इंतजार में थे और उसके पास कुछ भी अपेक्षा करने लायक नहीं था। उसने बिस्तर पकड़ लिया और अगले 10 सालों तक उसकी बूढ़ी माँ तीसरी मंजिल पर जा जाकर उसकी देखभाल करती रही। फिर एक दिन सेवा से थककर बूढ़ी माँ स्वर्ग सिधार गई। कुछ हफ्तों तक वह असक्त युवती दिन काटती रही। फिर वह उठी, उसने कपड़े पहने और वापस जीने लगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब वास्तविकता की कठोर दुनिया में महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिलता तो कई लोग इसकी तलाश में पागलपन के ख्याली महलों में चले जाते हैं और बौरा जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट में मानसिक बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बाकी सारी बीमारियों से परेशान लोगों की संख्या से ज्यादा है। इस पागलपन का कारण क्या है? कोई भी इंसान ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हम जानते हैं कि सिफिलिस जैसी कुछ बीमारियां दिमाग की कोशिकाओं को बर्बाद कर डालती है और इंसान पागल हो उठता है। दरअसल आधी मानसिक बीमारियों की वजह दिमागी आघात, शराब, नशा और चोट जैसे भौतिक कारण है, लेकिन बाकी आधी बीमारियों में यह सुनकर अजीब लगता है, दिमाग की कोशिकाओं को कोई चोट नहीं पहुंचाई होती है। इनके पोस्टमार्टम टेस्ट में यह पाया गया कि अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शियों से देखने पर यह पाया गया कि उनकी कोशिकाएं उतनी ही स्वस्थ थी जितनी आपकी और हमारी हैं। ये लोग क्यों पागल हो जाते हैं? यह प्रश्न मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण मानसिक चिकित्सालय के प्रमुख डॉक्टर से पूछा। अपने विषय पर काफी अधिक सम्मान और पुरस्कार पाने वाले इस डॉक्टर ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें भी इसका कारण नहीं पता। कोई भी निश्चित तौर पर नहीं जानता, पर उनका कहना था कि कई लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया में उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिल पाता जो वे खोज रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे कई कहानियां बताई। मेरे पास एक मरीज है जिसकी शादी एक ट्रेजेडी बन गई। वह प्यार, सेक्स का सुख, बच्चे, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहती थी, पर जिंदगी ने इसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। उसने उसके साथ खाने से इनकार कर दिया और उससे अपना भोजन ऊपर अपने कमरे में मंगवाता था। उसके पास बच्चे नहीं थे, सामाजिक सम्मान नहीं था। वह पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और अपना पुराना नाम वापस रख लिया। वह विश्वास करती है कि अब उसकी शादी इंग्लिश अभिजात्य वर्ग में हुई है और वह लेडी स्मिथ कहलाना पसंद करती है। रही बात बच्चों की, तो वह कल्पना करती है कि उसे हर रोज एक नया बच्चा पैदा होता है। जब भी मैं उसे फोन करता हूँ वह बोलती है कि डॉक्टर, कल मुझे एक नया बच्चा पैदा हुआ। जिंदगी ने उसके सपनों के सारे जहाज वास्तविकता की चट्टानों पर तोड़ दिए, लेकिन पागलपन के सुनहरे दीपों पर वह सूरज की नर्म गर्मी और बालों पर लेटने का सुखद एहसास ले रही है। ट्रेजिक? ओह पता नहीं। उसके डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर उसके हाथ में उस औरत का पागलपन छीनना मुमकिन होता तो भी वह वैसा नहीं करता। वह स्त्री अभी भी हालात में ज्यादा खुश है। कुछ लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए इतने भूखे होते हैं कि वे इसके लिए पागल हो उठते हैं। अब सोचिए कि हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं।
अमेरिकी बिजनेस में हर साल $1 मिलियन की सैलरी पाने वाले में से एक थे चार्ल्स श्वाब। उस समय कोई इनकम टैक्स नहीं था और हफ्ते में $50 कमाने वाले इंसान अमीर समझा जाता था। जब उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी, उन्हें नई नई बनी यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी का पहला प्रेसिडेंट बनाने के लिए एंड्रयू कार्नेगी ने चुना था। श्वाब ने बाद में यूएस स्टील छोड़ दिया और उन्होंने दिक्कत में पड़ी बेल्ट हेल स्टील कंपनी की बागडोर संभाली और उसे अमेरिका की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने हर साल $1 मिलियन या हर दिन 3000 से ज्यादा डॉलर चार्ल्स श्वाब को क्यों दिए? क्यों? क्योंकि श्वाब एक जीनियस थे? नहीं, क्योंकि वे स्टील के निर्माता के बारे में बाकी लोगों से ज्यादा जानते थे। बिल्कुल सही। चार्ल्स श्वाब ने खुद कहा था कि उनके नीचे काम करने वाले लोग स्टील के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानते थे। श्वाब का कहना है कि उन्होंने यह सैलरी उनकी लोगों के साथ सही व्यवहार करने की क्षमता के कारण मिली थी। मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो रहस्य बताया वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ है। वे शब्द जिन्हें ताबे की तख्ती पर खुदाकर हर घर, स्कूल, दुकान और ऑफिस में टांगा जाना चाहिए। वे शब्द जिन्हें बच्चों को लैटिन शब्दों की संधि या ब्राजील की वार्षिक वर्षा के बारे में जानने के बजाय याद रखना चाहिए। वे शब्द जिन्हें अपनाने पर आप और हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में उत्साह पैदा कर सकता हूँ। श्वाब ने कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है कि मैं तारीफ और प्रोत्साहन से लोगों को उनका बेस्ट बनने में मदद करता हूँ। सीनियर लोगों की आलोचना किसी भी इंसान की महत्वाकांक्षा को मार सट डालती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उत्साह पैदा करता हूँ। इसीलिए मैं प्रशंसा करने के लिए उत्सुक और दोष निकालने से दूर रहता हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूँ। यह श्वाब करते थे। औसत लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा। उन्हें कुछ पसंद ना आए तो वे अपने जूनियर पर बरस पड़ते हैं। उन्हें कुछ पसंद आए तो चुप रहते हैं। इससे एक पुरानी कहावत याद आती है, मैंने एक बार गलती की और बार बार सुनना पड़ा। मैंने 2 बार सही काम किया पर उसे बारे में कभी नहीं सुना। अपनी इतनी लंबी जिंदगी में दुनिया के हिस्सों में तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद श्वाब ने कहा, मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला, भले ही वह कितना बड़ा हो, जिसने आलोचना की तुलना में तारीफ पाने पर ज्यादा अच्छा काम किया हो। फिर उन्होंने बताया कि यही एंड्रयू कार्नेगी की बेमिसाल सफलता की एक वजह है। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ सबके सामने और अकेले में करते थे। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ उनकी कब्र पर भी करते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद का संदेश लिखा था जो इस प्रकार था, यहाँ एक इंसान लेटा है जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों से बर्ताव करने का तरीका जानता था। जॉन डी रॉकफेलर की सफलता का एक रहस्य उनका लोगों से बर्ताव करने का तरीका था। उदाहरण के तौर पर जब उनके एक पार्टनर एडवर्ड टी वेटफोर्ड ने दक्षिण अमेरिका में एक बुरे आदमी के कारण $1 मिलियन का नुकसान कर डाला तो जॉन डी इसकी निंदा कर सकते थे, पर उन्हें पता था कि बेडफोर्ड ने अपनी भरपूर कोशिश की थी और अब यह मामला खत्म हो गया था। इसीलिए रॉकफेलर ने प्रशंसा के लिए कुछ खोज निकाला। उन्होंने बेडफोर्ड की तारीफ की क्योंकि उन्होंने निवेश के पैसों का 7% बचा लिया था। यह कमाल है, रॉकफेलर ने कहा। हम हर बार ऊपर वाले जितना अच्छा काम नहीं करते। मेरे संग्रह में से एक ऐसी कहानी है जो मेरे जानते कभी नहीं घटी, पर यह एक सच बयां करती है, इसीलिए उसे यहाँ दोहराता हूँ। इस मजाकिया कहानी के अनुसार एक बार एक ग्रामीण औरत ने दिन भर के भारी काम के बाद अपने घर के मर्दों के सामने पुआल का गट्ठर परोस दिया और जब उन्होंने गुस्से में पूछा कि क्या वह पागल हो गई है तो उसने जवाब दिया, क्यों, मुझे क्या पता था कि तुम इस पर ध्यान दोगे। मैं तुम लोगों के लिए 20 वर्षों से खाना बना रही हूँ और आज तक कभी तुम लोगों ने कभी पूछा कि तुम लोगों को पुआल क्यों नहीं खिला रही। कुछ वर्ष पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों का एक अध्ययन किया गया तो आपके हिसाब से उनके भाग जाने का सबसे जरूरी कारण क्या पता लगा होगा? वह था तारीफ का अभाव। और मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाले पतियों पर अगर कोई अध्ययन हो तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा। हम अपने जीवन साथियों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उन्हें कभी नहीं बताते कि हम उनकी कितनी तारीफ करते हैं। हमारी क्लास में एक सदस्य ने अपनी पत्नी द्वारा किए गए एक निवेदन के बारे में बताया। वह और उसके चर्च की कुछ औरतें आत्म सुधार के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे। उसने अपने पति से उन 6 चीजों के बारे में पूछा जिनमें सुधार करके वह बेहतर पत्नी बन सकती थी। पति ने क्लास में कहा, मैं इस तरह के निवेदन से चकित रह गया। सच में मेरे लिए उन 6 चीजों को बताना बड़ा आसान था जो मैं उससे बतलाना चाहूंगा। हे भगवान, मैं 1000 चीजें बता सकती थी जो मुझे बतलाना चाहेगी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे कहा, मुझे सोचने दो, मैं सुबह जवाब दूंगा। अगले दिन मैंने एक फूल बेचने वाले को बुलाया और उससे मेरी पत्नी को 6 गुलाब भेजने को कहा।
जिसके साथ एक नोट पर लिखा था, मैं तुम में बदलाव लाने वाली 6 चीजें नहीं सोच सका, तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगी हो। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो आपको क्या लगता है दरवाजे पर मेरा किसने स्वागत किया? सही समझे, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखें नम थी। कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने वे 6 चीजें नहीं गिनाई थी। अगले रविवार को चर्च में जब उसने अपने साथ कार्यक्रम में शामिल औरतों को यह बात बताई तो वे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी समझदारी भरी बातें नहीं सुनी थी। जब मुझे तारीफ की ताकत के बारे में पता चला। फ्लोरेंस जिनफेल्ड ब्रावेट को चमत्कृत करने वाले सबसे बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी प्रतिष्ठा अमेरिकन लड़की को महिमा मंडित करने की सूक्ष्म क्षमता से बनाई। बार बार उन्होंने साधारण शक्ल सूरत वाली लड़कियों को रहस्य और मादकता की रहस्यमय मूर्तियों में बदल लिया। तारीफ और आत्मविश्वास की ताकत को जानते हुए उन्होंने महिलाओं की प्रति शिष्टता और विचारशीलता से स्त्रियों को खूबसूरत बना दिया। वे व्यवहारिक थे। उन्होंने अपनी कोरस लड़कियों को सैलरी $30 प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 175 तक कर दी थी और वे शिष्ट भी थे। फॉलीज की ओपनिंग नाइट में वे अपने शो के सितारों को टेलीग्राम भेजते थे और कोरस की हर लड़की को अमेरिकन ब्यूटी गुलाब से नवाजते थे। एक बार मुझे उपवास का शौक चढ़ा और मैं 6 दिन और 6 रात बिना खाए पिए रहा। यह मुश्किल नहीं था। मैं दूसरे दिन ज्यादा भूखा था, उससे कम भूखा छठी रात को था। तब भी हम और आप जानते हैं कि कई लोग अगर अपने परिवार और कर्मचारियों को बिना भोजन के 6 दिन 6 रात रहने दें तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपराध किया है। पर वही लोग बड़े आराम से अपने को 6 दिन 6 सप्ताह 6 सालों तक बिना तारीफ के रहने देंगे, जिसकी उन्हें भोजन जितनी ही जरूरत। अब अल्फ्रेड लुंड अपने समय के बेहतरीन अदाकार के रीयूनियन इन वीना में मुख्य भूमिका निभाई तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है आत्मसम्मान के लिए खुराक। हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं पर उनके आत्मसम्मान को कभी पोषण नहीं देते। हम उन्हें एनर्जी देने के लिए गोश्त और आलू खिलाते हैं पर उनके तारीफ के वे शब्द नहीं सुनाते जो उनके मन में सालों तक सुंदर गीतों की तरह गूंजती रहे। पाल हार्वे ने अपनी एक रेडियो ब्रॉडकास्ट कहानी का बाकी हिस्सा में बताया था कि सच्ची तारीफ कैसे लोगों का जीवन बदल सकती है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले डेट्रॉइट के एक शिक्षक ने स्वीटी मोरिस को क्लास में चूहे को खोजने में मदद की थी। आइए देखिए उसने इस बात की तारीफ की कि प्रकृति ने स्टीवी को कुछ ऐसे दिया है जो क्लास में किसी और के पास नहीं था। प्रकृति ने स्टीवी को अंधी आंखों के बदले कमाल के कान दिए थे, लेकिन यह पहली बार हुआ था कि स्टीवी ने उन कानों के बारे में तारीफ की थी। अब सालों बाद उसका कहना है कि इस तारीफ ने उसकी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता का विकास किया और वे स्टीवी वंडर के नाम से 70 के दशक में महान गायकों और गीतकारों में से एक बने। यह बातें पढ़ते समय कुछ लोग मन ही मन कह रहे होंगे, रहने दो मक्खन लगाना, मैं इसे आजमा चुका हूँ, यह काम नहीं करता। समझदार लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मक्खन लगाने से समझदार लोगों पर कोई असर नहीं होता। यह सतही है, स्वार्थी और झूठा है, पर यह काम नहीं करता और इसे करना भी नहीं चाहिए। सच में कुछ लोग तारीफ के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं कि कुछ भी पचा लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे भूख से मर रहा आदमी घास और मछली के कीड़े खा लेगा। रानी विक्टोरिया की मक्खनबाजी की शिकार हो जाती थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि वे रानी से बात करते समय जमकर मक्खन लगाते थे। उनके शब्दों में वे इसकी मोटी परत लगाते थे। लेकिन डिज़रायली ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करने वाले सबसे सुलझे, निपुण और सक्षम लोगों में से एक थे। वे अपने क्षेत्र में जीनियस थे। जो चीज उनके काम आई कोई जरूरी नहीं कि हमारे और आपके काम आए। लंबे समय में मक्खन लगाने से लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। मक्खनबाजी नकली होती है, नकली सिक्कों की तरह। यह देर सवेर आपको परेशानी में डाल देगी। तारीफ और मक्खनबाजी के बीच क्या फर्क है? बहुत ही सामान्य सा फर्क है। पहली सच्ची होती है और दूसरी सच्ची नहीं होती है। एक दिल से आती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होता है, दूसरा स्वार्थी। एक की सारी जगहों पर इज्जत है, दूसरे की निंदा होती है। मैंने हाल में मेक्सिको सिटी के चापुटेपेक पैलेस के मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो ओब्रेगोन की एक मूर्ति देखी। मूर्ति के नीचे जनरल ओब्रेगोन की फिलॉसफी की ये समझदारी भरे शब्द लिखे थे, उन दुश्मनों से मत डरो जो हमला करते हैं, उन दोस्तों से डरो जो चाटुकारी करते हैं। नहीं नहीं, मैं चाटुकारिता की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि उससे बिल्कुल अलग। मैं जीने के नए तरीके की बात कर रहा हूँ। मुझे दोहराने दे, मैं जीने की नई तरीके की बात कर रहा हूँ। किंग जॉर्ज पंचम ने बर्मिंघम पैलेस में दीवारों पर 6 सिद्धांत लगवाए हुए थे। उनमें से एक सिद्धांत कहता था, मुझे सिखाओ कि न मैं सस्ती तारीफ लूं और न दूं। यही चटुकारिता है, सस्ती तारीफ। मैंने एक बार चटुकारिता की एक परिभाषा पढ़ी जो दोहराने लायक है। चटुकारिता का मतलब किसी इंसान को वह बतलाना जो वह सोचता है।
जो भी भाषा इस्तेमाल करे, राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, आप वही कहेंगे जो आप वास्तव में खुद हैं। अगर सिर्फ चटकारता से बात बनती तो हम सभी मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ होते। जब हम किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो हम 95% समय अपने बारे में सोचने में लगा रहे होते हैं। अब अगर हम कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरे इंसान की अच्छी बातों के बारे में सोचने लगे तो हमें उस चटकारता का सहारा नहीं लेना होगा जो मुंह से निकलते ही पकड़ी जाए। हमारे जीवन का सबसे ज्यादा अनदेखा पहलू तारीफ है। हमें अपने बच्चों की तारीफ नहीं कर पाते जब वे अच्छा रिपोर्ट कार्ड घर लाते हैं, और हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते जब वे पहली बार केक या चिड़ियाघर बनाते हैं। बच्चों को माता पिता के प्रोत्साहन से ज्यादा कोई चीज खुश नहीं करती। अगली बार जब किसी क्लब में आप कोई डिश खाएं तो सिर्फ कोई यह संदेश भिजवाए कि उसने कमाल की कुकिंग की है, और जब एक थका हुआ सेल्समैन आपसे शिष्टाचार निभाए तो तारीफ के 2 शब्द कह दे। हर मंत्री, लेक्चरर और पब्लिक स्पीकर जानता है कि लोगों के सामने दिल खोलकर बोलने के बाद तारीफ न मिलने का दर्द क्या होता है। जो चीज प्रोफेशनल लोगों पर लागू होता है वही चीज ऑफिस, दुकानों और फैक्ट्रियों में भी काम करने वाले लोगों, दोस्तों और परिवार वालों पर 2 गुनी लागू होती है। हमें अपने संबंधों में यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सहकर्मी इंसान हैं और उनमें भी तारीफ की भूख है। यह वह कानूनी टेंडर है जिसका सभी आनंद उठाते हैं। अपनी रोज की यात्राओं की कृतज्ञता की छोटी छोटी चीजें रखना ना भूले। आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे उनसे दोस्ती की नन्ही लौ निकलेगी जो आपकी दूसरी यात्रा में मसाल का रूप ले लेगी। न्यू फेयरफील्ड केंटिकट की पामेला डनहम की यह जिम्मेदारी थी कि वे एक जेनिटर पर ध्यान दे जो काफी खराब काम कर रहा था। बाकी सारे कर्मचारी उसका मजाक उड़ा रहे थे और हाल के रास्तों की यह दिखाने के लिए गंदा कर रहे थे कि वह कितना घटिया काम कर रहा है। यह इतना बुरा था कि शॉप का समय बर्बाद हो रहा था। बिना सफलता के पॉन ने इस इंसान में उत्साह जगाने की बहुत कोशिश की। एक बार उसने देखा कि उसने एक काम काफी अच्छी तरह से किया। पॉन ने सबके सामने उसकी तारीफ कर दी। हर दिन वह अपना काम और भी बेहतर तरीके से करने लगा और बहुत जल्द ही वह सारे काम अच्छी तरह से करने लगा। अब वह सारे काम अच्छे से करता जिसके लिए उसे काफी तारीफ और प्रशंसा मिलती है। ईमानदारी भरी प्रशंसा ने वह कर दिखाया जो आलोचना और निंदा कभी नहीं कर पाए। लोगों को चोट पहुंचाने से उनमें कभी अच्छा बदलाव नहीं आता। एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने अपने आईने पर चिपका रखा था और जिसे मैं रोज देखने से नहीं चूकता। मैं इस रास्ते से सिर्फ एक बार गुजरूंगा, इसीलिए अगर किसी इंसान को कोई भी उदारता मैं दिखा सकूं तो उसे आज ही दिखाऊंगा। इस काम में मैं नहीं चूकूंगा क्योंकि इस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरना होगा। इमर्सन ने कहा, जिस भी इंसान से मैं मिलता हूं वह मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है। जब यह इमर्सन के बारे में सही था तो क्या मेरे और आपके बारे में 1000 गुना सही नहीं होगा? अपनी सफलताओं और इच्छाओं के बारे में सोचना बंद करें। चलिए यह पता लगाइए कि दूसरे इंसान में क्या अच्छा है। चटकारता भूल जाइए, सच्ची और ईमानदार तारीफ कीजिए। दिल खोलकर तारीफ और उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग आपके शब्दों को दिल में बसा लेंगे और उन्हें जिंदगी भर दोहराते रहेंगे, भले ही आप खुद उन्हें भूल जाइए। इससे आपको सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए।